मैं मेरे सम्मानीय मंच परमादानी मंचासीन अध्यक्ष सभी को स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरे बहन भाइयों, मेरे आदरणीय परमादरणीयों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं कोई अकेला नहीं हूँ जो इस मुहिम में निकला हूँ या इस आंदोलन को लेकर निकला हूँ। ये सब आपकी शक्ति और आपकी सद्भावनाओं के प्रति है, और जब तक आप साथ हैं तब तक मैं इस आंदोलन को शीघ्र पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा। ये मेरा आपसे चर्चा है। सर्वप्रथम तो आंदोलन की शुरुआत ऐसे हुई कि एक एग्जाम्पल आया मेरे सामने कि एक जो प्रथा चल पड़ी है कि एक मूर्ति बाबा की जबरदस्ती लगा दी जाती है, जहाँ चाहते हैं मन माफिक लगा देते हैं। तो मूर्ति हाईकोर्ट परिसर में स्थापित होना थी। जब पता लगा कि हाईकोर्ट में इस तरह की मूर्ति स्थापित हुए हैं तो हमें ध्यान आया कि ये तो बेलगाम घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का घोड़े की तरह चल रहा है, जहाँ जाता है सफल होकर आगे निकल जाता है। हमने उसे वहीं पे बांध के रख दिया, हमने उसको फिर आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अब उल्टी स्थिति स्टार्ट हो गई कि अब जहाँ लगेगी वहां से गायब होना चाहिए। जो हमारे दिनेश जी ने और अभी सभी लोगों ने एक बोलना स्टार्ट किया, बोला, मैं चाहता हूँ कि अब हम साहूकार बने। जो उधार दिया था वापस लेना तो चालू करना सीखें। बिल्कुल, उधार ही तो दिया था। और तो एक सज्जन का फोन आया महाराज से, वो उनसे बोले कि आप क्या बोलते हैं, क्या बकवास करते हैं, दो चार गाली भी उनने मांगे। मैंने क्या करते हैं पता? बोले आप बाबा। मैंने कि कौन बाबा? मैं तो जानते नहीं हो किसी बाबा को। नहीं, वो बाबा जिन्हें संविधान, मैंने कहा संविधान तो सर्वजीव राव ने ड्राफ्ट किया, उन्हीं का संविधान। तो मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो? सचपाल की बात कर रहे हो क्या? बोले हाँ वो सचपाल है बाबा साहब। तो मैंने कहा फिर अम्बेडकर क्यों बोलते हो? ये उधार कब तक चलाओगे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। तो वो बोले कि अम्बेडकर उनके गुरु थे। मैंने कहा ब्राह्मण थे ना। क्या बात है, जय। तो यार ब्राह्मणों का सम्मान करना सीखो, शर्म करो। जिस गुरु ने तुम्हारे बाबा को ज्ञान दिया उनका सम्मान करते हो, तो आप अपना रहे अम्बेडकर जो ब्राह्मण है उधार दिया था वापस करो। अब आज से सचपाल कह रहा हूँ और मैं सभी से निवेदन करूंगा, आज से संकल्प में प्रण करें, हमें ब्राह्मण को बदनाम नहीं करना। अम्बेडकर एक ब्राह्मण थे, इसलिए अब हम कहेंगे बाबा सचपाल, इसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों को बुला देना चाहिए कि कुछ था, सचपाल याद कराए। और जहाँ तक वीरेंद्र राव पे तो बहुत सारा विकटा हो चुका है, तो वीरेंद्र राव के लिए जो मैं एक और चीज कहूँगा कि मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पाठ्यक्रमों में, इवन कॉलेज में एक विषय संविधान के निर्माता के रूप में सर वीरेंद्र राव का स्थापित किया जाए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका ज्ञान हो सके। जहाँ तक विषय जो चुने गए थे वो बड़े पसंदीदा विषय है मेरे, और मैं उसी कार्यक्रम में इसका अंत बहुत जल्दी करना चाहता हूँ। और अभी प्रश्न ऐसा उठा था वक्ताओं के बीच कि खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, हम विजय हो सकते हैं या नहीं हो सकते। हम 100% विजय होंगे। मैं इसके बारे में अभी जिंदाबाद मत करें, अभी मेरे को शक्ति देते रहे बस। अब जो विषय है वो है 4 विषय लेके चले। सर्वप्रथम विषय है आरक्षण।
और दूसरा है एक वो काला आटा खानो। और तीसरा विषय है जो प्रथम विषय माना जाना चाहिए, वो है इस राष्ट्र में सनातन की स्थापना, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की जो प्रयास है उसमें सफलता प्राप्त करना। और चौथा विषय है वो हम पूर्ण कर चुके हैं, उसमें मैं समझता हूँ 99% हम विजय हो चुके हैं और उसमें हमारे सरदार साहब की बहुत मदद दी है हमने। बीएन राव की स्थापना का आशय आप क्या समझते हैं? आज हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में ये आदमी जानने लगा बीएन राव कौन थे। क्या बात है, एकदम बीएन राव की स्थापना को और क्या कहेंगे? क्या बात है। अब लोग कहते हैं कि संविधान की किताब है, अम्बेडकर के नाम पे आती है, बिल्कुल गलत है। कहाँ लिखा है, कौन से कानून ने दिया? ये तो जबरदस्ती जो प्रकाशक है जो छाप रहा है किताब वो छाप देता है। अरे आप जाइए, आपके भी प्रिंटिंग प्रेस होंगे, आप संविधान की पुस्तक छपाइए जो बाजार में बिकती है, कानूनी रूप से काम आती है, LLB के छात्रों को पढ़ाई जाती है। उन पुस्तकों पे क्यों नहीं हम बीएन राव का नाम स्थापित करते? ये हमारी ड्यूटी है। हम देखते थोड़ी रहेंगे कि सरकार बना के देगी तब होगा। संविधान निर्माता किसी को घोषित नहीं किया सरकार ने, ये बिल्कुल आप मान के चलें। हमने ये प्रश्न भी पूछा, आप भी पूछ सकते हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी हमने प्रोवाइड कराई कि ना तो कभी पार्लियामेंट में ना किसी सरकार ने किसी संविधान निर्माता बाबा सखपाल को घोषित किया। तो हम क्यों उसको संविधान निर्माता बार बार कहते हैं? ये हमारी गलती। हम अपनी गलतियों को सुधारें और जितनी उधारी दी थी वो आज से ही संकल्प से बात वापस करें और आगे से भविष्य में अब वो बाबा सखपाल ही हैं। यही प्रयास होगा। जो दूसरा विषय आता है, वैसे तो मैंने देखा कि हमारे RSS के फॉलोअर्स भी बहुत हैं और होंगे, कुछ और भी पार्टियों के होंगे, क्योंकि हर नागरिक कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। तो जहां तक प्रश्न है कि सनातन और हिंदू राष्ट्र, ये हमारे RSS और बीजेपी का सर्वप्रथम यही नारा था, यही उद्देश्य था RSS का। RSS की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की हुई थी कि इस राष्ट्र को सनातन राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। आज मालूम नहीं क्यों थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो गए या कुछ राजनीतिकरण ऐसा हो गया है कि वोट बैंक की राजनीति के खातिर कभी परशुराम बढ़ई बन जाते हैं और कभी हनुमान जी हमारे। अब ये विषय ऐसे हैं और हम बोल नहीं पा रहे थे। ये विषय बड़े गंभीर। क्या वोट की राजनीति कितना स्तर गिरा देगी किसी व्यक्ति का, कि जिन्हें हम पूछते हैं, जिन्हें हम मंदिरों में स्थापित करते हैं, जो शास्त्रों की विषय वस्तु है, उन विषय को हम इस तरह से आसानी से कह देंगे कि साहब हनुमान जी शूद्र हैं, परशुराम जी बढ़ई हैं, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम एक उद्देश्य लेके चले थे कि सनातन और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है। आप जाते हो, सखपाल की तस्वीर रखते हो, उसकी पूजा करते हो, माला पहनाते हो। ये आप देख लें, सोशल मीडिया पर देख लें, अपने टीवी पर देख लें, यही ट्रेंड चल रहा है। और ये ट्रेंड एक जर्नल स्थापित किया गया ट्रेंड है, एक नैरेटिव ऐसा जनता के मन में बैठा दिया गया कि ये समस्या कभी दूर नहीं हो सकती, लेकिन ये समस्या से निजात बहुत शीघ्र पाई जाएगी। ये हमारा भी आपसे वादा है। तो जहां तक आरक्षण का प्रश्न है, इस सनातन की स्थापना में तो आप सभी लोग, सभी संत समाज जैसे हमारे बैठे सब एकत्र होंगे तो हम बहुत शीघ्र कर सकते हैं। और इसका परिवर्तन जो महाराज जी ने कहा भी कि धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम क्यों नहीं धर्म की बात कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? संविधान को हम डिनाई नहीं कर रहे, हम संविधान के अगेंस्ट नहीं है, हम उसके अनुसार ही चलते आए और चलते रहेंगे। संविधान में कहीं भी कोई रिजर्वेशन का, आरक्षण का प्रावधान नहीं है। केवल एक उन्हें क्या है, लीनियंसी बरतते हुए जिस वर्ग को फायदा देना आप चाहते हो उस वर्ग को
बाकी तो सरकार नोटिफाइड करती है कौन सी बिरादरी को देना है, कितना देना है, क्या करना है, कौन ओबीसी। अरे आज तक ये डिफाइन नहीं किया कहीं कि पिछड़ा कौन है, किसे पिछड़ा कौन है। क्या समाज एक समाज पिछड़ा हो जाएगा? क्या समझ ब्राह्मण, समझ यादव, समझ गुर्जर और भी बहुत सारी बिरादरियां, क्या समझ सभी लोग पिछड़े बन जाएंगे? पिछड़े क्या ब्राह्मण में नहीं है, या क्षत्रियों में नहीं है, या वैश्यों में नहीं है, या कायस्थों में नहीं है, किस समाज में नहीं है? हर सब समाज में पिछड़े भी है, अनपढ़ भी है। तो इस आधार पे सरकार का ध्यान और आप लोगों का भी खास ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी मुहिम ये हो कि हम अगर आप पिछड़ों को देना ही चाहते हो तो आप आर्थिक आधार पर है आरक्षण, हमें कहीं मनाही नहीं है। 100% दे लो, मिलेगा तो हमारे कोई ना, हमारे अपनों को मिलने लगेगा। अभी आज कहाँ है? एक EWS अभी 19 में लाके दे दिया। EWS क्या है? EWS आपके ही एक कोटे में से एक 10% कोटा अलग से दे दिया गया, वो EWS। उसमें भी आज हमारे छात्र जो है मेरे को भी अप्रोच करते हैं और काफी उस पर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि साहब रिलैक्सेशन दिया जाए, हमें भी 5 साल की छूट दी जाए, हमें भी जो सरकार खर्चे देती है और ST को वो प्रोवाइड किए जाए। अरे समझने का विषय ये है हम EWS के पीछे क्यों पड़े हैं? हमें तो टोटल के पीछे पड़ना चाहिए, हमें तो सभी खत्म चाहिए। आप प्रतिभाओं का सम्मान क्यों नहीं करना चाहते? क्या देश 77 साल से प्रगतिशील ही कहलाएगा और अगले 150 साल प्रगतिशील ही कहलाएगा? अरे कितने देश हैं जो 20-20 साल में प्रगतिशील होते हुए विकसित बन गए हैं? आप पड़ोसियों को देख लो, चाइना देख लें, जापान देख लें, सिंगापुर देख लें, कितने देश हैं? क्योंकि वहां प्रतिभाओं का सम्मान होता है। हमारे यहाँ प्रतिभाओं का टोटल अपमान होता है और सोशल मीडिया पर देखें भरा पड़ा है। बहुत सारे बच्चे जो है प्रतिभावान हताश हो गए, सुसाइड नहीं करते। किस दिशा में कहीं किसी का घर नहीं रहा। कहने का आशय यही है मेरा कि हमारा मंतव्य सिर्फ इस आरक्षण को खत्म करके जाति व्यवस्था के आधार पर जो मिला है इसे खत्म कराना ही उद्देश्य है और ये आर्थिक आधार पर लागू हो, हमारे उनको मिला तो प्रतिभाएं भी सामने आएंगी और उससे देश का विकास भी होगा। और जो वैमनस्यता और एक दुश्मनी हम लोगों के बीच पैदा होती है वो वहीं से पैदा होती है कि जहाँ आरक्षण वर्ड यूज होता है तो हम ये मान लेते हैं ये आरक्षित है और हम रिजर्वेटेड है, वहां से डिस्टेंस बढ़ जाता ऑटोमेटिक। अगर ये जाति आधार का आरक्षण खत्म होगा तो शायद हम दोनों 5-5 खड़े मिलेंगे। तो ये 5-5 खड़े होना तभी संभव है, देश में समरसता नागरिकों में तभी आ सकती है जब ये आरक्षण व्यवस्था आर्थिक आधार पर लागू की जाए और सभी को इसका बराबर हक दिया जाए। और इसके लिए हम और भी डाटा दें, हमने काफी स्टडी की है। एक्चुअल में आरक्षण 2 तरह से प्रोवाइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो जो वर्टिकल आरक्षण है उसमें वो जात बिरादरी वाली बात, और जो EWS का आरक्षण दिया, महिलाओं को दिया, कुछ हैंडीकैप को दिया, वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है जो जनरल कोटे में से ही प्रोवाइड किया जाता है। एक कोटे में कोटा है, वो नहीं है कि कोई सेपरेट आरक्षण है, वो उसी हमारे जनरल कोटे में एक आरक्षण दिया गया, उसका नाम हमने EWS रख दिया और कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। उन्हें कौन सी फैसिलिटी दी सरकार ने? कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज का, कोई फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो काय का आरक्षण? अब जो एक काला और रंगा कानून है उस पर भी अभी बहस हुई काफी, और उस कानून का तो दुरुपयोग इस देश में 99.99% और